वेलकम टू नोट्स वाली। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। इस चैप्टर को हम कवर करेंगे दो पार्ट्स में, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत ही लेंथी और अगर आपने एक साथ किया तो आपके दिमाग में मेस क्रिएट हो जाने वाला है। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस। बात शुरू करने वाले हैं हम यहाँ पे अपने प्रेशर से। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, प्रेशर से। प्रेशर जो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे, प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होने वाला है। इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिन्हें हम बोलते हैं पास्कल। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, मतलब प्रेशर कैसे डेप्थ के साथ कम होता है। वैसे यहाँ पे जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ हम देखेंगे कि वो बढ़ता है, कम नहीं होता। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रूफ करते हैं। एक छोटा सा हम सिलेंडर ले लेते हैं जो कि एक लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है, फुली इमर्ज्ड है। और वो जो सिलेंडर है वो हमने इमेजिनरी लिया है जिसकी हाइट h है। उसके दो फेसेस हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। जो फेज़ 1 है वो अपर साइड है, फेज़ 2 है वो नीचे वाली साइड है। अब हमें पता है कि पानी के नीचे या फिर किसी भी लिक्विड के नीचे प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो इससे हम क्या इन्फर करते हैं कि डेप्थ के साथ जो है प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और उसका फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, P2 माइनस P1 इक्वल रो एच जी। P2 माइनस P1 मतलब जो लोअर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो हम उसमें से अपर प्रेशर माइनस कर रहे हैं, मतलब प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू रो एच जी। एच इज़ द हाइट ऑफ दैट सिलेंड्रिकल कॉलम एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपना पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी एनक्लोज लिक्विड, मतलब किसी भी वेसल में कोई लिक्विड एनक्लोज है, उसके एक साइड पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ऑल डायरेक्शंस के अंदर इक्वली प्रेशर जो है हमारा ट्रांसमिट हो जाने वाला है। पास्कल लॉ के कई प्रूफ्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक सर्कुलर या फिर स्फेरिकल वेसल को लेके किया है जिसके अंदर हमने 4 पिस्टन्स लगाए हैं 4 ओपनिंग्स पर, और चारों ओपनिंग्स का जो एरिया है वो डिफरेंट है, मतलब पिस्टन्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है। तो वहाँ पे फोर्स भी डिफरेंट लगने वाली है। हम एक पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेंगे और हम ये नोटिस करते हैं कि जो वहाँ पे प्रेशर बनेगा वो प्रेशर अब चारों जगह ट्रांसमिट हो गया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर हमें पिस्टन्स को, बाकी 3 पिस्टन्स को उनके प्रॉपर प्लेस पे रखना है तो हमें उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितना प्रेशर ऊपर जनरेट हुआ उसको यूनिफॉर्म रखने के लिए। और जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर इसका प्रूफ जो है उसके अंदर हमने एक ट्राइंगुलर एलिमेंट रखा है, हम वैसे भी लेके कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ है। और पास्कल लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, आपको ये अच्छे से याद रखना है और समझ लेना है। पास्कल लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम जो है अपना फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेशर को सेम रखना है। तो फिर हम यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट लेते हैं जिसके अंदर हम एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं एक स्मॉल एरिया के ऊपर, और वो बड़े एरिया के ऊपर जाके वो फोर्स बढ़ जाती है और इस तरह हम जो अपना लोड है उसे उठा सकते हैं। और जो अंदर है उसके एक लिक्विड भरा रहता है और जो कॉलम्स की हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब जहाँ पे जो हमारी ओपनिंग जो होती है, जहाँ पे हम कम फोर्स लगाते हैं उस वाले कॉलम की हाइट ज़्यादा होती है और दूसरे जहाँ पे हमें फोर्स पहुँचानी है उसकी हाइट होती है कम। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स मतलब वही सेम प्रिंसिपल पे हम इसको ब्रेक्स को देखने वाले जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो ब्रेक्स होती है, बट आजकल ये जो है ये कम यूज़ में, बट ये बहुत ही हमारा अप्रोप्रिएट मेज़र है ब्रेक्स लगाने का, क्योंकि हम यहाँ पे अपना फोर्स मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर लेते हैं। हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है और वो इतनी बड़ी फोर्स हो जाती है कि वो हमारे जो टायर्स होते हैं उनको इतना फ्रिक्शनल फोर्स दे देती है कि वो स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये सिस्टम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्रेक पैडल है और उसके बाद एक लीवर सिस्टम लगा है, और वो जो हमारा जो छोटा सा फोर्स है वो हमारे पिस्टन के पास जाता है और वो फोर्स को मल्टीप्लाई करके आगे ले जाता है टायर्स के पास, जहाँ पे लगा होता है एक ब्रेक शू। और वो ब्रेक शू लेदर का बना होता है ज़्यादातर, और वो जो है हमारे टायर्स को फ्रिक्शनल फोर्स देता है या रिटार्डिंग फोर्स देता है, जिसके कारण वो स्टॉप कर जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारे कॉलम की डेप्थ या फिर हाइट के ऊपर। जैसे यहाँ पे आपको सेटअप दिखाया गया, इसके अंदर 3 कॉलम्स लिए गए हैं और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो वाटर की हाइट है वो हमने तीनों कॉलम्स में सेम रखी है, लेकिन जो वॉल्यूम है वाटर का वो सब में डिफरेंट है और ये इंटरकनेक्टेड है। और हम एक साइड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर जनरेट होगा। और देखा गया है कि जो प्रेशर होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम तीनों में वो इक्वल है।
नेक्स्ट बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। नाम से ही पता लग रहा है कि जो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है। जैसे हमने जो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज़ निकाली है साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके उसके हिसाब से दी गई कि अगर हम एयर का एक कॉलम बना ले और उसके यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स हमारा एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सी लेवल के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल। तो अब आप सोच सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी ग्रेट यूनिट है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मरकरी बैरोमीटर। ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार आता है। 3 मार्क्स के अंदर आपको इसका सेटअप एक्सप्लेन करना होता है, ये बना कैसे और इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसके अंदर जनरली हम एक वेसल लेते हैं, उसके अंदर हम मरकरी फिल करके रख देते हैं और एक इन्वर्टेड ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर भी मरकरी फिल्ड होता है और उसे हम बिना मरकरी का लॉस किए इन्वर्ट करके उसके ऊपर रख देते हैं और बाकी मरकरी प्रेशर के कारण नीचे आ जाती है और ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब जो खाली जगह हो जाती है उस ट्यूब के अंदर, वो ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है और उस कॉलम की जो हाइट होती है जितना वो लिक्विड कॉलम मरकरी का जो है सपोर्ट करता है दैट इज़ 760 mm एंड 76 सेंटीमीटर। और इसी तरह हम अपने रिलेशंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी निकाल लेते हैं या अपनी हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी हम ρHg अपने फार्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक और डिवाइस की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखनी है जिसे हम कहते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। और ये यूज़ किया जाता है कि किसी भी क्लोज वेसल के अंदर कोई भी गैस है तो उसका प्रेशर हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। और इसके अंदर एक यू शेप की जो ट्यूब होती है जिसके अंदर कुछ लिक्विड होता है और एक ट्यूब जो होती है साइड जो होती है ट्यूब की वो एटमॉस्फेयर में खुली होती है, मतलब उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। और अपना P माइनस PEA इक्वल ρHg का फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे भी अपना निकाल लेते हैं गैस का प्रेशर। और यहाँ पे हम 2 टाइप्स के न्यू प्रेशर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो होता है कि हम कोई भी पॉइंट ले उसके ऊपर जितना एक्चुअल प्रेशर लग रहा है वो, और जो गॉज प्रेशर होता है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस दैट इज़ गिवन बाय ρHg फार्मूला, और इसे हम P सबस्क्रिप्ट G से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आर्किमेडिस प्रिंसिपल हमने 9th में भी पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा सुन लीजिए। आर्किमेडिस प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी बॉडी को हम फुल्ली या फिर पार्शियली इमर्स करते हैं फ्लूइड के अंदर, और लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, जो हमारा दूसरा फ्लूइड है वेसल के अंदर वो अप टू द ब्रिम फिल होना चाहिए, और उसके अंदर हम किसी बॉडी को फुल या पार्शियली इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर जितनी जो बुएंट फोर्स लग रही है दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब अब उसे डालेंगे फुली फिल्ड अप टू द ब्रिम फिल्ड वेसल के अंदर तो उसका कुछ जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होने वाला है और उसी के वेट के इक्वल होता है उसका बुएंट फोर्स का मेज़र। या यहाँ पे हम एक और न्यू टर्म यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, हम कहते हैं कि वो अपना उतना वेट लूज़ कर देती है जितना उसने फ्लूइड जो डिस्प्लेस किया उसके वेट के इक्वल। यहाँ पे भी हम जो है अपना एक एक्सप्रेशन निकालते हैं और यहाँ पे आपको सेकंड डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो हमारा फ्लूइड है अगर वो अप टू द ब्रिम फिल्ड ना हो तो हम साइड में एक होल करके वहाँ से फ्लूइड को निकाल सकते हैं और इस तरह हम अपना डिस्प्लेस फ्लूइड भी निकाल सकते हैं, फिर उसका वेट का हम यूज़ कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन के लिए जो हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया उसका यूज़ होगा। यहाँ पर भी प्रेशर एट द 2 सरफेसेस का यूज़ करने वाले हम एक्सप्रेशन निकालने के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारा आता है वो आता है फोर्स इक्वल mg, और जो m है वो है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, g इज दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड f इज आर फोर्स या फिर बुएंट फोर्स हम या अपवर्ड फोर्स कह सकते हैं उसे। और हम यहाँ अपने 3 कंडीशंस देखने वाले कि अगर जो mg है मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स उसे खींच रही है दैट इज़ ग्रेटर देन f, मतलब अप थ्रस्ट या फिर बुएंट फोर्स से वो ज़्यादा है mg, तो जो हमारी बॉडी है वो सिंक कर जाएगी। और अगर जो mg है वो लेस देन f है तो बॉडी हमारी फ्लोट करेगी, और अगर mg फोर्स के इक्वल है तो बॉडी सबमर्ज रहेगी, मतलब वो बीच में उसके रहने वाली है हमारे लिक्विड के। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देख रहे हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाके उसे देख लीजिए। यहाँ पे मैंने उसका बहुत कम डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ मैं उसका विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी जो है ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है। हम मान लेते हैं कि जो है फ्लूइड्स हैं वो लेयर के अंदर मूव कर रहे हैं और उन लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स होती है, जैसे सॉलिड्स के बीच में
फ्रिक्शनल फोर्स होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लूइड्स की, जब वो मूव कर रहे हैं तो उनकी लेयर्स के बीच में जो अपोजिंग फोर्स होती है दैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी के लिए हमें विस्कोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन करना पड़ता है। आगे हम बहुत सारे ग्रेडियंट की बात करने वाले, पोटेंशियल ग्रेडियंट और भी बहुत सारे ग्रेडियंट्स आते हैं। और ग्रेडियंट का मतलब है कि हमें उसका जो है रिलेशन वो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा dv/dx। इसके आगे इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, वो आप जाके स्टेट्स ऑफ मैटर में ही देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और ये जो विस्कोसिटी हमारी अपोजिंग फोर्स है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम माइनस साइन के साथ देते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा से अपने ईटा सिंबल का यूज़ करते हैं, पर वो ईटा सिंबल यहाँ पे हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ना होकर वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो है डिपेंडेंस हम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी आगे देखने वाले हैं। जो हमारी विस्कोसिटी है इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड को हम 1 पॉइस बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार के एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय 1 पॉइस। तो सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड 1 पॉइस। SI unit of coefficient of viscosity is kg per meter per second and 10 poise equals to 1 Newton second per meter square, that is called 1 poisili। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब विस्कोसिटी की जो फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस। ये आपका 2 या 3 नंबर का पक्का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, इसे अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है कि विस्कस फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों ही तबती हैं अपना रोल प्ले करने जब रिलेटिव मोशन में बॉडीज़ होती हैं, मतलब दोनों 2 बॉडीज़ हों, अकेली बॉडी के साथ ये नहीं हो सकती। और दोनों का जो नेचर है वो ओपोजिंग है और ये दोनों मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस या इंटरेक्शंस की वजह से अपने काम में आती हैं। ये हम देखने वाले हैं विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। विस्कस फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे एरिया ऑफ लेयर्स इन कांटेक्ट, मतलब जो 2 लेयर्स के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी विस्कस फोर्स। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ दैट एरिया इन कांटेक्ट एंड दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन जो हमने पढ़ा था। उसके बाद विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स, मतलब जितनी उनकी वेलोसिटी है उसकी, क्योंकि हम वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर वेलोसिटी भी आ जाती है। तो जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव वेलोसिटी के, बल्कि जो फ्रिक्शन होती है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। और जो विस्कस फोर्स है उसको नॉर्मल रिएक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारी फ्रिक्शन है, सॉलिड फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे नॉर्मल रिएक्शन के, जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करें वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड विद प्रेशर। सबसे पहले हम विद टेम्परेचर की बात करेंगे। अगर हम लिक्विड का केस देखें तो वहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो विस्कोसिटी वो गैसेस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीजेज। और नेक्स्ट हम बात करें कि प्रेशर के साथ जो है विस्कोसिटी कैसे इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो इसका जो पहला लिक्विड्स के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं प्रेशर का, विस्कोसिटी का, उसके अंदर आता है एक्सेप्ट वाटर, मतलब वाटर के अलावा विस्कोसिटी जो होती है वो लिक्विड्स में इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन प्रेशर, बट इन केस ऑफ वाटर इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि कोई भी अगर एक स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस आर है, मतलब कोई भी आपके पास स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए जो किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर से ट्रैवल कर रही है, ये हमें देता है उसके वेलोसिटी या फिर विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। बट हमारा मेन मोटिव रहता है हमें यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फाइंड करना स्फेरिकल बॉडी की। ये जो स्टोक्स लॉ है इसका जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको ये प्रूव करने के लिए याद आता है तो आपने LHS और RHS को डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके सॉल्व करना है। और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। R is radius of that spherical body, eta is coefficient of viscosity, pi is pi mathematical that is 22/7 और 3.14 and v is velocity of that body। फिर हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जैसे आपने कोई भी बॉडी को फ्री फॉल दे दिया थ्रू अ विस्कस मीडियम या फिर विस्कस फ्लूइड बोल दीजिए आप, विस्कस फ्लूइड के अंदर आपने किसी बॉडी को फ्री फॉल में छोड़ दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो वो अटेन करती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
इसका यहाँ पे फुल एक्सप्रेशन दिया गया है, वो आपको खुद पढ़ना है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि आपके पास एक बॉडी है जिसका रेडियस जो है वो आर है, और बॉडी का जो डेंसिटी है मतलब उस मटेरियल की डेंसिटी है रो, और जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है मतलब जिस विस्कस फ्लूइड के अंदर हमने उसे फ्री फॉल करवाया है उस की डेंसिटी हमारी हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बॉडी है उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जिसे हम mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो उसके अप थ्रस्ट लग रही है या फिर बुएंट फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है, उसे हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी है वो हम v मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं हम ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो हम वॉल्यूम लेके, क्योंकि हमें आर्किमेडिस प्रिंसिपल पता है कि जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ बॉडी होने वाला है, तो हम वो सब रिलेशंस यूज़ करके अपनी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड आता है 2/9 इंटू आर स्क्वेयर इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा। ईटा इज़ नॉट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू रो माइनस सिग्मा। रो इज़ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की, अगर बॉडी एयर के अंदर से मतलब हमारी फ्री फॉल कर रही है या फॉल कर रही है, तो फिर वहाँ पे आपको जो है सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब हम दो टाइप्स के फ्लो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब आपने कभी टैप से वाटर को आते हुए ऑब्जर्व किया हो, अगर नहीं किया है तो अब दोबारा कीजिएगा कि आप टैप खोलते हैं हल्के से तो उसका पानी जो है कई बार बहुत स्मूथली आ रहा होता है, लेकिन जब आप उसकी स्पीड फुल करें तो पानी इतनी तेज़ी से आने लग जाता है, उसका कोई पर्टिकुलर एक वे नहीं होता है आने का। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो वही होता है जो हमारा स्मूथ, मतलब आपने एक फ़्लो ले लिया, जैसे आपके पास एक ये पाथ बन गया है, ऐसे मान लीजिए पाथ है वाटर के आने का, और उसके अंदर हर पार्टिकल जो है वो एक पाथ फॉलो करते हुए आ रहा है, मतलब उस लाइन में जितने पार्टिकल्स आएंगे वो सेम पाथ फॉलो करे, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जो पाथ वो फॉलो करते हैं एलिमेंट्स उन्हें हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको एक और बात ध्यान रखनी कि जितने भी जो पार्टिकल्स होंगे अलॉन्ग द सेम लाइन, जो अलॉन्ग द सेम पाथ जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर सेम होने वाली है, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। उसके बाद हम देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जहाँ पे वेलोसिटीज जो है वो भी चेंज होती है और पाथ भी चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली हैप्पीजार्डली, उसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट आता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो जो है वो एक तरह से हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही पार्ट है, बट इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट लेमिनास की बात कर, जब भी किसी लिक्विड की कोई भी लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, जब हमने निकाला था अपना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फार्मूला निकाला था, वो सब निकालने के लिए हमने इसका यूज़ किया था, वहाँ पे लेमिनार फ्लो का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें लेयर्स ऑफ लिक्विड चाहिए होती है। तो जब भी लेयर लिक्विड की एक दूसरे के ऊपर से फ्लो करती है तो ऐसा लगता है कि डिफरेंट लेमिनास एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं, और इसे ही हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। और इसके अंदर भी बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो डिफरेंट लेयर्स होती है उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती है, अदरवाइज उस पाथ के ऊपर से जो जो लेयर जाएगी उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। इसके बाद हम देख रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है स्मूथनेस है, जैसे आपको मैंने टैप का केस बताया, टैप से जो वाटर गिरता है तो आप जब उसकी स्पीड तेज़ कर देते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है आफ्टर एन स्पीड। तो फिर यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कब तक रहते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है फ्लूइड की या लिक्विड की, जब तक उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है, एंड आफ्टर दैट वेलोसिटी वो जो फ्लो है उसका टर्बुलेंट में चेंज हो जाता है। तो इसे हम वी सबस्क्रिप्ट सी से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज़ वी सी इक्वल आर, मतलब कैपिटल आर इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनवर्स ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड एंड इनवर्स ऑफ डी। जो डी है यहाँ पे वो है हमारा जिस पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा हमारा लिक्विड है उसका डायमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर ये जो आर है ये क्या है। आर जो है वो है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, और ये एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है, आप इसकी वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी, और ये हमें बताती है कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। हम देखने वाले कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो कैसे डिटरमिन करता है कि जो फ्लो है लिक्विड का या फ्लूइड का वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। अगर जो आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2000 आती है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और आर की वैल्यू अगर लेस देन 1000 होती है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनार होगा। और अगर आर जो है वो रेंज 1000 से 2000 में होता है तो जो फ्लो है वो अनस्टेबल होता है, मतलब किसी भी टाइम हम उसकी वेलोसिटी चेंज करके
उसे टर्बुलेंट या फिर स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आर की जो वैल्यू वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दी होती है। अब जैसे हमने केमिस्ट्री में आइडियल गैस डिफाइन की थी, अब यहाँ पे हम अपना आइडियल फ्लूइड डिफाइन करने जा रहे हैं। जो आइडियल फ्लूइड है उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है दैट आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ आइडियल गैसेस। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है, मतलब कोई विस्कस फोर्स नहीं होती है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वो इनकम्प्रेसिबल होता है, वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और जो उसका फ्लो है वो स्टेडी है और इरोटेशनल, मतलब रोटेशन के साथ वो फ्लो चेंज नहीं होता है। अब हम देखने वाले इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जिसके लिए हमने असल में जो है अपना आइडियल फ्लूइड को जो है वो डिफ़ाइन किया था। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले, जो हमें आगे बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम एक पाइप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ए बी पाइप लिया है, जिसका जो दोनों एंड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। और यहाँ पे हमें पाइप के जो दूसरा एंड है उसे एक हाइट पे रखना है। हम यहाँ पे दो टाइप से जो अपना फ्लूइड है वो फ्लो कर सकते हैं, या फिर हम उसे बी से ए ला सकते हैं या ए से उसे बी ले जा सकते हैं। मतलब ए से वो एंटर करेगा और बी से लीव करेगा, या बी से एंटर करे और ए से लीव करे। लेकिन हम जनरली यहाँ पे स्टार्ट करने वाले कि वो ए से एंटर करे और बी से लीव करे, ताकि हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी का बेनिफिट मिल जाए। हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे कि जो वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है ए से, वो बी पे जो और लीव कर रहा है उसकी जो डिफरेंट है डेंसिटीज़, मतलब उसकी ए और बी पॉइंट पे जो डेंसिटीज़ है वो डिफरेंट होने वाली है, जिन्हें हम ρ1 और ρ2 से रिप्रेजेंट करें। फिर यहाँ पे डिस्टेंस निकालते कि फ्लूइड ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम टी में। मान लीजिए उसने d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है विद वेलोसिटी v1 एंड डेल्टा टी टाइम। और उसके बाद हम निकालेंगे कि उस वॉल्यूम कितना उसने वॉल्यूम कवर किया है थ्रू एंड इन टाइम टी। हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि दोनों एंड्स पे जो फ्लूइड है, मतलब एक साइड से जो फ्लूइड एंटर कर रहे हैं दूसरी साइड वो फ्लूइड लीव कर रहे हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होने वाली है। और उसके बाद हम निकालते कि डेल्टा टाइम टी, मतलब डेल्टा टी टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जो फ्लूइड एंड ए पे एंटर कर रहे हैं। तो मान लीजिए उसने डेल्टा टी टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v1। उसके बाद हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हमने डेल्टा टी टाइम के अंदर कैसे निकाला, जो हमने डिस्टेंस निकाला और उसको हमने उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया था उसका A1, मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था एक साइड। और उसके बाद फिर हम उसका मास निकाल लेते हैं। मास कैसे निकलता है, वॉल्यूम को डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और सिमिलरली हमने जो बी एंड पर लीव कर रहा है हमारा लिक्विड, उसका हमने मास निकाल लिया। और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज़ करके हम ये कहते हैं कि जितना मास यहाँ से लिक्विड के एंटर किया था उतना ही लीव करेगा। तो डेल्टा m1 इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा m2। उसके बाद हम दोनों का जो रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास निकालते हैं, वो सेम होगा क्योंकि मास सेम है और डेल्टा टी सेम होगा, तो फिर वो रेट ऑफ फ्लो भी उसका सेम होने वाला है। और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इक्वल होने से हमें क्या रिलेशन मिल जाता है कि a1 v1 इंटू ρ1 इक्वल a2 v2 इंटू ρ2। मतलब जो दोनों का वॉल्यूम है वो भी इक्वल है हमारे पास। और उसके बाद जो हमारा फ्लूइड है हमने उसे आइडियल फ्लूइड माना था, तो वो इनकम्प्रेसिबल है, तो उसकी डेंसिटी दोनों जगह सेम रहेगी। मतलब ρ1 इक्वल ρ2 को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स, और हमें मिल जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जिसे हम कहते हैं a1 v1 इक्वल a2 v2। और हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड के लिए a इंटू वी इक्वल कॉन्स्टेंट, मतलब v जो है उसकी वेलोसिटी और a जो है दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कांस्टेंट होता है। अब यही जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देती है कि जो हमारा वाटर जो बहुत ज़्यादा डीप होता है, जैसे ओशंस वगैरह हो गया, उसका फ्लो स्लो क्यों रहता है, क्योंकि उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है। और जो रिवर्स वगैरह होती है उनका वाटर जो है कम डीप होता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो इसीलिए उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अब हम कुछ न्यू एनर्जीज डिफ़ाइन करने जा रहे हैं स्टेडी फ्लो के अंदर। मतलब जो यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा है उसके अंदर हम कुछ एनर्जी फ्लूइड की डिफ़ाइन करने वाले, ताकि हम अपनी बर्नौलीज थ्योरम को आगे प्रूव कर पाएँ। और बर्नौलीज थ्योरम की जो एप्लीकेशन है दे आर वेरी वास्ट, और हम इस वीडियो के अंदर बर्नौलीज थ्योरम तक ही कवर करेंगे एंड द नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, वो होती है हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हम निकाले तो हमें बस काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड करना, दैट इज़ हाफ v²। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ जाती है हाफ ρv²। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज़ gh, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज़ गोइंग टू बी ρgh। अब हम बात करने वाले प्रेशर एनर्जी की। जैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी की हाइट या फिर उसके शेप और साइज़ में चेंज आने की वजह से आती है, बेटरली नोन एज कॉन्फिग्रेशन। या फिर जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है
इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ऐसे ही हम अब डिफाइन करने वाले प्रेशर एनर्जी दैट इज़ पोसेस्ड बाय अ लिक्विड या फिर फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। तो यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया, आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमने उसके लिए क्या किया, यहाँ पे बॉटम में एक होल करके वहाँ पे एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिट किया। अब जो वाटर है या अंदर जो भी फ्लूइड है वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वो पिस्टन के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जो प्रेशर है वो पिस्टन को आउटसाइड आउटवर्ड्स जो है उसे फोर्स लगाएगा, और उसको जो हमारा पिस्टन है उसे उसके ओरिजिनल प्लेस पे रखने के लिए हमें जो मिनिमम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज़ इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। और जो एरिया है यहाँ पे उसे हमने ए मान लिया, और फिर वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा दैट इज़ एफ इंटू एक्स, मतलब पी ए इंटू एक्स। तो वॉल्यूम कितना स्वीप करेगी, वॉल्यूम मतलब एरिया तो हमें पिस्टन का पता है कि वो ए है, और उसके बाद एक्स डिस्टेंस से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा कि कितना जो फोर्स है उसके लिए हमें वॉल्यूम स्वीप करना पड़ेगा दैट इज़ ए एक्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्क डन है वो हो गया हमारा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो इसी तरह प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालें तो हमारा आ जाएगा P डिवाइडेड बाय रो, मतलब प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। और याद होगा हमने अभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कुछ देर पहले पढ़ी थी, उससे हम एक और रिजल्ट हमने निकाला था कि ए वी इक्वल कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट इक्वल होता है मास बाय डेंसिटी के किसी भी बॉडी के लिए। ये आपको याद रखना है, और इसी को यूज़ करके हम प्रूव करने वाले हैं अब अपनी बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम या फिर बेटर नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहती है कि सम ऑफ किसी भी बॉडी के लिए सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो याद होगा जिसके अंदर हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और पाथ है वो सेम रहता है, और इन तीनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। और ये आपको यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट दिख रही होगी। ये पी बाय रो है, इसे पी बाय पी मानने की गलती मत कीजिएगा। पी बाय रो मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, और ये हाफ वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, देन जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। या फिर आप इन सबको डेंसिटी से या मास से मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप सबको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल कॉन्स्टेंट। ये भी इसकी एक स्टेटमेंट हो सकती है, आप किसी भी स्टेटमेंट से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए हमने फिर जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के लिए हमने एक पाइप लिया था, उसके अंदर भी हमने वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिए थे, वैसा ही हमें यहाँ लेना है। हमने यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस लेने, और जो हमारा पाइप है उसे हमने ग्राउंड से दोनों उसके बोथ एंड्स को हाइट पे रखना है, और इसके अंदर से हमारा जो फ्लूइड है वो पास करने वाला है। इनिशियली जो है वो फ्लूइड रेस्ट पे है, हमारा जो फ्लूइड है वो एंड ए पर रेस्ट पे है, और उसके बाद हमने यहाँ से P1 प्रेशर अप्लाई किया जिसके कारण वो अपने बी एंड पर गया, और उसने यहाँ ए से चलते हुए वेलोसिटी एक्वायर की V1, और उसके बाद फिर बी पे उसने उसे V2 वेलोसिटी के साथ लीव किया पाइप को। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का यूज़ करके और यहाँ पे हम अपना वर्क डन निकाल लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कि एंड ए के ऊपर जो फ्लूइड है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, दैट इज़ प्रेशर इनटू एरिया। नॉर्मल डेफिनेशन से निकाल, और डिस्टेंस कवर्ड इन फ्लूइड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर करेगा फ्लूइड, जैसे डिस्टेंस जो होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ पे टाइम 1 सेकंड डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू V1। और फिर अब हमारे पास फोर्स भी निकल चुकी है, हमारे पास डिस्टेंस भी निकल चुका है 1 सेकंड के लिए, तो हम उतने का वर्क डन निकालेंगे दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो आ गया P1 A1 इंटू V1। इसी तरह हमने एंड बी के ऊपर जो फ्लूइड ने वर्क डन किया वो भी निकाल लिया 1 सेकंड के अंदर, P2 इंटू A2 इंटू V2, और नेट वर्क डन कितना होगा। अब हमने एंड ए पे अपने जो फ्लूइड है उसको हमने फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ की फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एंड बी। तो हम नेट वर्क डन के अंदर जो हमारा वर्क डन एट ए साइड है उसको हम एंड ए को हम ग्रेटर मान के उसके अंदर से वर्क डन एट एंड बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को यूज़ करके हम यहाँ पे A1 V1 की जगह पे m बाय रो सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर अ बॉडी इज़ कांस्टेंट या फिर फ्लूइड इज़ कांस्टेंट। तो हमने A1 V1 की जगह और A2 V2 की जगह m बाय रो सब्सटीट्यूट कर दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो वर्क डन जितना भी हुआ है यहाँ पे नेट वर्क डन वो सारा हमें
एज अ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें शो होने वाला है, क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता जाएगा उतना ऊपर जाके वो पीई गेन कर लेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगी। तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम डिफरेंसेस निकाल लिए कि वो कितनी गेन हुई है। और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि जितना फोर्स हमने नीचे से अप्लाई किया है, मतलब जितना वर्क डन नीचे किया है उतना ही ऊपर जाके वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। तो हम नेट जो हमने वर्क डन किया है उसको इक्वल कर देंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो नेट हमारे पास आने वाली है। और यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी कि P1 डिवाइडेड बाय रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 इक्वल P2 बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH2। और यहाँ पे ऐसे 1-2 की फॉर्म में, तो इससे हम क्या इन्फर करते हैं कि P बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इज़ कांस्टेंट फॉर एनी आइडियल फ्लूइड, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज़ कांस्टेंट फॉर अ आइडियल फ्लूइड। और यही हमारा बर्नौलीज थ्योरम या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल का प्रूफ। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन आपको सबको बाय हार्ट लर्न करना है। Yes, so now we are going to learn about the applications of Bernoulli's principle and first one is Bunsen burner। Bunsen burner आपने अपने केमिस्ट्री लैब में ज़रूर देखा होगा, जिसके ऊपर हम हीट करके अपना केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उसके ऊपर। और अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि बंसन बर्नर के अंदर बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या होती है। अब देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन 3 टाइप के एनर्जीज़ का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। तो कोई एक एनर्जी जो है वो कम होगी, जैसे मान लीजिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास में थोड़ा सा इंक्रीज़ आ जाएगा। तो यही सब हमें एप्लीकेशंस इसकी यूज़ करनी है। तो बंसन बर्नर के अंदर क्या होता है कि साइड में जो इसकी पाइप होती है उसके साइड में 2 होल्स किए जाते हैं और उसके अंदर एक पतला सा पाइप होता है जहाँ से हमारी जो गैस पास करते हैं हम, जो कि फ्यूल का काम करती है। तो जब इसके अंदर से गैस फ्लो करती है तो बहुत हाई वेलोसिटी में जो है हमारी गैस फ्लो करने लगती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए हम वहाँ पे होल्स बनाते हैं ताकि उन होल्स से जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर जाए और वहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करे, और साथ ही वो एयर उसके साथ मिक्स हो जाती है और हमारी एफिशिएंट बर्निंग क्लीन फ्लेम हमें देती है, जो कि ब्लू कलर की होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एरोफॉइल या फिर लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट विंग। मतलब एरोफॉइल उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को नाम दिया जाता है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, जिसकी शेप कुछ इस प्रकार से होती है कि वो जब एयर या फिर किसी फ्लूइड के अंदर से मूव करे तो फिर वो एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स उसको प्रोवाइड करे उस शेप में, मतलब अपवर्ड साइड को वो एक फोर्स दे। तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है कि उनका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ऊपर वाले पोर्शन को एक अपवर्ड वर्टिकल फोर्स देता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो एरोफॉइल की शेप में, AEROFOIL एरोफॉइल। तो जो अपर सरफेस होता है वो ज़्यादा कर्व होता है और जो नीचे वाले से उसका लॉन्गर लेंथ होती है। अगर आप उसे थ्रेड से मेज़र कर लें और तरीक़ों से तो देखेंगे कि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जब हमारे ये जो विंग है ये पास एक ही साथ कर रहा है हमारे, मतलब एक ही सेम टाइम पे ये एयर से क्रॉस कर रहा है, तो फिर जो नीचे वाली जो एयर है उसे ऊपर वाली विंग को क्रॉस करने में और नीचे वाले साइड को विंग के क्रॉस करने में सेम टाइम लगता है। लेकिन ऊपर हमें ज़्यादा एरिया कवर करना है तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, और नीचे वाले विंग पे स्पीड थोड़ी कम होगी तो प्रेशर हाई हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ की जो एयर है वो ऊपर जाने लग जाएगी लो प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, और यहीं पे हमारा बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ हो गया और इसीलिए ये ऊपर को एयर जाएगी तो ये उसे एक अपवर्ड लिफ्ट देगी। अब हम डायनामिक लिफ्ट की बात करने जा रहे हैं। डायनामिक लिफ्ट भी जो हमने अभी एरोफॉइल पढ़ा उससे मिलता जुलता ही है। ये किसी भी बॉडी अगर किसी फ्लूइड मीडियम के थ्रू पास कर रही है तो उसके ऊपर डायनामिक लिफ्ट एक्ट कर रही है। इसके ऊपर 2 केसेस होते हैं, एक बॉल मूविंग विदाउट स्पिन और एक बॉल मूविंग विद स्पिन। और जो डायनामिक लिफ्ट है ये हमारी बॉल मूविंग विद स्पिन के अंदर एक्ट करती है, बॉल मूविंग विदाउट स्पिन के अंदर नहीं। तो ये जो आपको फर्स्ट फिगर दिखाई है ये ऐसी है कि बॉल मूविंग विदाउट स्पिन है, मतलब स्पिन इसको ट्विस्ट करके नहीं फेंका गया है, सीधा एयर में फेंक दिया गया है। तो इसके ऊपर और नीचे से जो एयर है वो सेम वेलोसिटी के साथ, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ जाने वाली है और इसके ऊपर कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। मतलब सेकंड केस में दिखाई कि विद स्पिन है तो ये आगे जा रही है, लेकिन जो इसके स्पिन का डायरेक्शन है वो एयर की डायरेक्शन से
विंड की डायरेक्शन से रिवर्स है, तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर हमारा प्रेशर डिफरेंस एक्ट करने वाला है और वही हमारा बेसिस बना। अब देखिए जो स्पिन है बॉल की वो अपोजिट डायरेक्शन में और जो हवा का डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर की साइड ज़्यादा होने वाली है, तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, तो नीचे कम वेलोसिटी होगी बॉल की और वहाँ की जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी और इसे एक डायनामिक लिफ्ट मिलने वाली है बॉल को। मैं आपको बताने जा रही हूँ 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैग्नस इफेक्ट। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में मैग्नस इफेक्ट क्या होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नस इफेक्ट। किसी भी बॉल को ड्यू टू स्पिनिंग अगर डायनामिक लिफ्ट मिलती है तो उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। आपके टेक्स्ट बुक में बर्नौलीज प्रिंसिपल की इतनी एप्लीकेशन नहीं दी है, पर मैं आपके बहुत जगह से कलेक्ट करके इतनी सारी एप्लीकेशंस लाई हूँ ताकि जब आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको ये ना फील हो कि आपने नहीं पढ़ा या आपने नोट्स में ये नहीं नोट किया हुआ था। तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा कि ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म, मतलब जब भी आंधी तूफान आता है तो फिर जो घर की छतें की उड़ जाती हैं, तो फिर यहाँ पे हम दिखाते कि हम घरों को कुछ ऐसे बनाते कि पूरा घर ना उड़े, सिर्फ छत उड़े। तो इसके लिए क्या करते कि जब आंधी तूफान आते तो हम घर के दरवाजे बंद कर देते और घर के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई क्रिएट हो जाता है और बाहर विंड बहुत तेज़ स्पीड से चल रही है तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। जो हमारे घर के अंदर हाई प्रेशर है वो उस लो प्रेशर को बाहर जो लो प्रेशर उसको यूनिफॉर्म करने के लिए ऊपर बढ़ता है और इस तरह वो जो विंड है हाई स्पीड विंड वो हमारे घर की छतों को उड़ाकर ले जाती है। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एटोमाइज़र या इसे स्प्रेयर भी बोलते हैं, और इसका तो आजकल यूज़ ख़त्म हो गया इस ज़माने में। आजकल तो सिंपल मेथड्स आ गए, बट ये पुराने ज़माने की इन्वेंशन है, लेकिन इसे हमें पढ़ना चाहिए ताकि और भी डिस्कवरीज हो या इन्वेंशंस हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर भी वही बात है कि जब हम रबर बॉल या फिर पिस्टन को पुश करते तो वहाँ से प्रेशर जाता है, मतलब हाई वेलोसिटी में एयर जाती है। इस एरिया में जो है जब यह हम पिस्टन से पुश करते हैं तो हाई वेलोसिटी में एयर जाती है और इस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उस लो प्रेशर को फिल अप करने के लिए यहाँ का जो फ्लूइड है वो ऊपर आता है और इसी तरह वो हाई वेलोसिटी एयर इसे स्प्रे करने के लिए बाहर लेके चली जाती है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेंज केस विद ट्रेन। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि चलती ट्रेन जब चल रही हो तो उसके पास नहीं जानी चाहिए, ट्रेन आपको खींच के ले जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आपको इसके पीछे का रीज़न आज हम बर्नौलीज थ्योरम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे साइंस कितनी यूज़फुल है, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम से ही आपको कितने सारे अपने डेली लाइफ के आंसर्स मिल गए क्वेश्चंस के। अब देखिए, जब ट्रेन जो है वो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करती आ रही तो उसके आसपास जो है वो लो प्रेशर का रीजन बन जाता है और आपके आसपास जो है वो हाई प्रेशर का रीजन है। वो हाई प्रेशर उस लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए जाएगा तो फिर आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे और आप उसके बीच में अपनी जान भी गंवा सकते हैं। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसका एक और फिनोमिनन है, मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल की एक और एप्लीकेशन, दैट इज़ फ्लोटिंग पिंग पोंग बॉल्स। अब आप साइंस सिटी वगैरह जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि नीचे से हवा निकल रही है किसी भी सोर्स से और ऊपर जो छोटी छोटी बॉल्स हैं वो हवा में उड़ रही है। कैसे उड़ रही हैं? तो इसके अंदर भी हम यही बोलते हैं कि जब बॉल कोई भी आप यहाँ पे हम एक बॉल के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करें कि सोर्स से जो है वो गरम गरम बहुत हाई वेलोसिटी में विंड जा रही है तो बॉल के अराउंड जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और जो साइड वाली एयर है वो उसे मिल के ऐसे आ रही है हवा को फिल करने, मतलब लो प्रेशर को फिलअप करने, और इसी कारण जो यहाँ पे बहुत सारी एयर कलेक्ट हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारी एयर कलेक्ट हो जाती है और उसके कारण ये बॉल हमेशा हवा में सस्पेंडेड रहती है। नेक्स्ट इज़ ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन होगी, लास्ट में नहीं, इसके बाद हम 2 डिवाइसेस देखने जा रहे हैं जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक में क्या होता है कि जैसे आपकी ये जो आर्टरीज होती हैं जब उनके अंदर ऐसे ऐसे जर्म्स या फिर हम उसे प्लेग कहते हैं कि गंद जमा हो जाता है, प्लेग, तो फिर यहाँ पे जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाते हैं जिसके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो कर सके। तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो साफ सी बात है जो हमारा हार्ट है उसे जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, जिसके कारण जो है हार्ट अटैक हो सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, या जिसे टॉरिसिलिस लॉ भी कहा जा सकता है। नाम से आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाती होंगी, है ना। यू आर सो इंटेलिजेंट, मतलब ये किसी टॉरिसिली नाम की साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है या फिर इन्वेंट किया है ये फिनोमिना। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास अगर कोई भी वेसल है और उसके अंदर आप यहाँ पे ऐसे होल कर देते हैं, यहाँ तक मान लीजिए वाटर से या फिर किसी फ्लूइड से भरा हुआ है और यहाँ पे आप होल कर देते तो वो एक ऐसे पैराबोलिक पाथ लेके नीचे आता है, जो पैराबोलिक पाथ हमारा फ्री फॉल के केस में या फिर अगर हम
अपना मोशन देखें, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं जिसे हम बेटरली नोन एज ट्रेजेक्ट्री, उस मोशन के अंदर पाथ फॉलो होता है, दैट इज़ पैराबोला। तो हम किसी वेसल में जैसे यहाँ छेद कर दूँ तो पैराबोला हो जाएगा। फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि ये जो है हमारा होल, ये कैसे इसको इफ़ेक्ट करता है। अब यहाँ पे हमने एक ओपन वेसल लेना है जिसका जो फ्लूइड है अपर फेज़ उसका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और उसके बाद हमें बी पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है, और हमें वहाँ पे एक छोटा सा होल करना है जिसके अंदर से वाटर या फिर जो भी फ्लूइड आपने भरा है वो बाहर निकल रहा है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी। हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसलिए बोली क्योंकि हमें पता है ये पैराबोलिक पाथ जो है वो एग्जिबिट करेगा, और पैराबोलिक पाथ के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। और ऐसे कई जगह पे हम पॉइंट्स को मान लेते हैं कि अगर हम इस पोजीशन को 0 मान ले तो हमारा काम इजी हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बी पॉइंट को जो है वो 0 मान लेने वाले, और ए पॉइंट को मान लेते कि वो ग्राउंड से हाइट h पे, ये हमारे रेफरेंस के लिए वो हाइट h पर है। हमने बी लेवल को 0 माना है। अगर आप नहीं मानना चाहते तो बी को आप हाइट h1 पे और ए को हाइट h2 पे भी मान सकते हैं, बट अगर आप बी को 0 ले लेंगे तो देन इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू सॉल्व। तो पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर होने वाला है हमारा वो होगा इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वेलोसिटी जो है वो v1 है। मतलब क्योंकि हमने वेलोसिटी क्यों लिया है a1 की 0, क्योंकि अगर आप देखिए आपका यहाँ से ये छोटा सा होल है, बिल्कुल ऐसे पिन साइज होल, और आपके वेसल में इतना सारा पानी है, तो ये यहाँ से वेलोसिटी v के साथ आपका जो है ये वाटर वो निकल भी रहा है, या फिर आपका जो फ्लूइड है वो निकल भी रहा है, लेकिन यहाँ से तो बहुत स्लोली जाने वाले, तो वो वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी, तो हम वो 0 ले रहे हैं। और जो हाइट है वो हमने h मान लिया, और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी हमने v मानी, और जो हाइट है वो 0 है, प्रेशर जो है वो pa है, क्योंकि जो वाटर है वो जो होल से निकल रहा है, ये हमारा जो भी फ्लूइड है वो होल से निकल रहा है, तो होल के पास जो है वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। फिर हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हमें वेलोसिटी मिल जाएगी अंडर द रूट 2gh, जो कि सेम होती है वेलोसिटी इन केस ऑफ फ्री फॉल। ओके, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया। और अगर जो होल है वो हम थोड़ी ऊपर हाइट पे रख देंगे तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और सिर्फ उसे अफेक्ट कर सकती है हाइट, क्योंकि बाकी आप स्पीड ऑफ एफ्लक्स के फॉर्मूला में देख सकते हैं, दैट इज़ अंडर रूट 2gh के वो प्रोपोर्शनल। g जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट है, 2 हमेशा कॉन्स्टेंट है, और जो h है वही हम चेंज कर सकते हैं। और कंटेनर अगर क्लोज है तो वेलोसिटी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर का रिलेशन देना पड़ेगा, और वो आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर। तो ये एक डिवाइस है जिसे हम किसी भी पाइप के अंदर से लिक्विड जिस रेट से फ्लो कर रहा है उसे मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसे हम फ्लो मीटर या वेंटूरी ट्यूब बोलते हैं। और ये सिर्फ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए ही या फ्लूइड्स के लिए अप्लाई होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने इतने अच्छे से सेटअप बनाया, इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया बाद में। यहाँ पे हमने ऐसे करके 2 पाइप्स को जॉइंट किया है, और यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे एक छोटा एरिया लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने एरिया और प्रेशर वही बर्नौलीज थ्योरम को यूज़ किया है, और इनके अंदर जो डिफरेंस आने वाला है प्रेशर का, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दिस रो GH, क्योंकि यहाँ पे हमारी हाइट h है लिक्विड की जो हमने अंदर भरा हुआ है, तो वो हम सब यहाँ पे ऐसे रिलेशन निकाल लेंगे अपना। और उसके बाद आपको यहाँ से मिल जाएगी कि जो वाटर है वो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, दैट इज़ इट वेलोसिटी। और ये जो यहाँ पे मैंने रो m लिखा है, रो m मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये आपको पता लग जाए, ये रो जो है ये उस फ्लूइड की डेंसिटी है जो हमने नीचे ऐसे जो गोल वाला पाइप है ना यू शेप्ड का, उसके अंदर जो हमने फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी है। और उसके बाद जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम भी निकाले, बस A1 V1 वाला फार्मूला यूज़ करके आप यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि पर सेकेंड कितना फ्लो कर रहा है थ्रू द ट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और नोट्स का कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा। नोट्स की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मिलते रहे मेरे न्यू वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस, और आपको फटाफट से पता लग जाए, आप लेट ना हो जाएँ अपनी पढ़ाई के लिए। और हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल सही स्पीड से चल रहा है। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो मैं कवर करूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ही दिनों में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तब तक आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए नोट्स वाले के साथ। थैंक यू, बाय बाय।